दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में, कुछ सवालों के बारे में, जैसा कि हम रोज करते हैं। अभय सर नमस्कार। देश की राजनीति में जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो काफी जोर पकड़ रहा है, और ये थोड़ा कौतूहल का विषय इसलिए लगता है क्योंकि जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां भी कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। कल भी हमने इसके बारे में थोड़े संक्षेप में बातचीत की थी, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो जिसमें अपने आप में ऐसी क्षमता है कि वो चुनाव की हवा को बदल दे या भाजपा के लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दे? देखिए, अभी मैं एबीपी चैनल पर था और वहां पर संदीप चौधरी और यशवंत देशमुख ने मिलकर एक सर्वेक्षण पेश किया। वो भी जातिगत जनगणना के प्रभावों को लेकर सर्वेक्षण था। 5,000 से ज्यादा का सैंपल था। ये त्वरित किए गए सर्वेक्षण होते हैं, इसके अंदर सैंपल बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक सुराग मिल जाता है, एक अंदाजा हो जाता है कि परिस्थिति क्या है। तो उसमें जितने भी सवाल पूछे जा रहे थे उन सवालों में एक बात तो स्पष्ट रूप से निकल के आ रही थी कि लोग इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दूसरी बात ये निकल के आ रही थी कि जब लोगों से पूछा गया कि इससे किसको राजनीतिक लाभ होगा, तो ज्यादा लोगों ने ये बताया कि इससे इंडिया मोर्चे को राजनीतिक लाभ होगा। उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को होने वाले राजनीतिक लाभ की बताने वालों का प्रतिशत थोड़ा सा उससे कम था। बहुत फर्क नहीं था, मेरे ख्याल से 8 या 9% का फर्क होगा दोनों के बीच में। तो ये था। तो उसमें एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या ये वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए किया जा रहा काम है या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। तो ज्यादातर लोग बोले इससे सामाजिक न्याय भी होगा, लेकिन ज्यादा लोगों का कहना था कि इससे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये सब किया जा रहा है। फिर हम लोगों के बीच में चर्चा शुरू हुई तो सवाल ये पूछा गया कि क्या वास्तव में ऐसा है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। तो मैंने वहां भी जवाब दिया और यहाँ भी मैं कहता हूं, भारत में हर काम राजनीतिक लाभ उठाने के लिए होता है, मुख्य रूप से उसका मकसद यही होता है। उसी के साथ साथ में कुछ गैर राजनीतिक लाभ भी हो जाता है, कुछ लोकतंत्र को भी फायदा हो जाता है, कुछ समाज को भी फायदा हो जाता है। थोड़ा बहुत समाज जो है वो बराबरी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा देता है या आधा कदम आगे बढ़ा देता है या कुछ इंच बराबरी की तरफ बढ़ जाता है। दूसरे कुछ गलतफहमियां भी उससे पैदा होती हैं, मतलब दावा होता है बहुत बड़ा। और दूसरा एक जो उस चर्चा में सबसे बड़ी बात निकल के आई कि मोदी सरकार ने जो स्त्रियों का आरक्षण विधेयक पास करवाया, कानून बनवाया, उससे उनको जो शुरू में एक बढ़त का लाभ मिल रहा था, जो जातिगत जनगणना वाले मुद्दे ने उस लाभ को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है, इसमें स्त्रियां भी शामिल है, इसमें पुरुष भी शामिल है, इसमें पूरा का पूरा समाज शामिल है। वो केवल स्त्रियों वाला मुद्दा था। दूसरा, उसमें स्त्रियों वाले मुद्दे की खास बात ये थी कि उसको आपने कानून तो बना दिया, लेकिन उसको लागू करने के लिए भविष्य के ऊपर टाल दिया गया। पता नहीं वो 5 साल बाद कानून लागू होगा कि 10 साल बाद लागू होगा कि नहीं होगा, ये सब अंदेशे भी जताए जा रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना वाले सवाल पे ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई, उसके लिए उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, कानूनी लड़ाई में जीते और तुरंत बाद जातिगत जनगणना के शुरुआती आंकड़े उन्होंने सार्वजनिक कर दिए और इसके आधार पर बिहार की जुडिशियल सर्विसेज में, न्यायिक सेवाओं में, ईडब्ल्यूएस यानी गरीबी के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण में उन्होंने 10% आरक्षण भी दे दिया। अब उसका जो सामाजिक और आर्थिक पहलू है जातिगत जनगणना के, वो अभी सामने आएंगे। हो सकता है ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है, हो सकता है कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री खड़े होकर उन आंकड़ों के मुताबिक आरक्षण का बंटवारा भी घोषित करना शुरू कर दें। तो ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी योजना है, उस योजना को थोड़ा सा इन बातों ने खटाई में डाल दिया है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार खटाई में ही पड़ी रहेगी, उसके पास इन चीजों का कोई काट नहीं होगा। अब आप बिहार को ही लेके देखिए, ये ठीक है, शुरुआती फायदा पूरी तरीके से नीतीश कुमार, लालू यादव और इंडिया गठबंधन को हो रहा है। इन सब लोगों ने इसको एक सैद्धांतिक प्रश्न भी बना लिया है। वो केवल इसे एक चुनावी बात नहीं, वे कह रहे हैं, कोई राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय समाज का जो है वो अगर एक्सरे, भारतीय समाज क्या है उसके अंदर की खबर लेनी है तो उसका एक्सरे कराना चाहिए, और जातिगत जनगणना भारतीय समाज का एक्सरे है। बड़ी अच्छी बात वो कह रहे हैं राहुल गांधी। इस तरीके से समाज का एक्सरे है जातिगत जनगणना, इस रूप में कभी किसी नहीं रखा। बड़े लोकप्रिय तरीके से बात कह रहे हैं और उनकी बात कहते ही सारी बात समझ में भी आ जाती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इतनी ही पीछे है? ये सोचने की बात है। भाई भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जो ऊंची जातियां हैं, जो 10 या 11% हैं इस जातिगत जनगणना के अनुसार, वो तो मजबूती के साथ भाजपा के साथ हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन क्या भाजपा ओबीसी जातियों में भाजपा बिल्कुल नहीं है? क्या ये भाजपा के विरोधी भी इस बात को गारंटी से कह सकेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी, जो कि ओबीसी जाति से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपने राज्यसभा संसद के लिए किसको भेजा है? वो धानुक जाति से आते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है? वो ओबीसी जाति से आता है। सम्राट चौधरी से बनने से पहले जायसवाल थे, वो भी बिहार के लिहाज से ओबीसी जाति से आते थे। फिर भारतीय जनता पार्टी में कई, सुशील मोदी भी ओबीसी जाति के हैं, नंद कुमार यादव भी ओबीसी जाति से आते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि ओबीसी जातियों से आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से छोटी कमजोर ओबीसी जातियों के और कमजोर दलित जातियों के जो नेता थे, जो पहले इंडिया गठबंधन के साथ थे, उससे निकलकर एनडीए में आ गए हैं। चाहे वो जितिन राम मांझी हों, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हों, और इसी तरीके से। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसलिए ये मानना उचित नहीं है कि ये लड़ाई ओबीसी वोटों की गोलबंदी की लड़ाई एक तरफा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस मैदान में है। हालांकि बिहार के सार्वजनिक जीवन में उसकी छवि अभी भी ब्राह्मण बनिया पार्टी की है, और वो उत्तर प्रदेश की तरीके से अति पिछड़ी जातियों को और महादलित जातियों की गोलबंदी करने में एक बड़ी सफलता वो दर्ज नहीं कर पाई, जो उत्तर प्रदेश में उसने दर्ज की है। तो वो अभी बिहार में उसे दिखाना बाकी है। लेकिन ये मानना कि वो लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, मेरा कहना है कि जातिगत जनगणना के पहले से मतलब जो है वो इस मैदान में है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो ब्राह्मण बनिया पार्टी की, ब्राह्मण बनिया भूमिहार पार्टी और ठाकुर पार्टी की जो छवि है, ये छवि बदले और उसके साथ में दूसरी कमजोर जातियां भी उसके साथ जुड़े। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि चाहे वो रोहिणी कमीशन के आंकड़े हों जो सरकार छिपाए हुए है, नहीं बता रही है, या बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े हों, जब इस तरह के आंकड़े सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो सभी पार्टियों को अपनी चुनावी रणनीति और गोलबंदी की रणनीति पर पुनर्विचार करने की मजबूरी उनके सामने आती है। और वो लोग भी सोचते हैं कि भाई अब तो ये आंकड़ा समझ में आ गया, स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि पिछड़ी जातियां इतनी हैं, तो इनको गोलबंद करने के लिए कुछ, इनको टारगेट, इनको निशाना बनाने के लिए, इनको अपनी ओर खींचने के लिए कुछ नीतियां ऐसी बनानी पड़ेंगी स्पष्ट रूप से इनको संबोधित करती हैं। अभी तक ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, या शायद बिहार में नीतीश कुमार इस काम को करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पैमाने पर बिहार से बाहर भी इस काम को कर रही थी। अब इन आंकड़ों के सामने आने से होगा ये कि दूसरी राजनीतिक शक्तियां भी इस काम में लग जाएंगी, और फिर दरअसल अति पिछड़े वोटरों के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसके अंदर भाजपा ही बड़ी खिलाड़ी नहीं होगी, बल्कि और भी खिलाड़ी इस मैदान में आ जाएंगे। तो ये नजारा अभी मुझे दिखाई पड़ता है। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि आज मेरी किसी से बातचीत हो रही थी जो कि ब्राह्मण जाति के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जाति जनगणना पे कांग्रेस जोर देकर गलत कर रही है, क्योंकि जैसे ही ऊंची जाति के लोगों को पता चलेगा कि आरक्षण बढ़ने वाला है तो वो सब के सब इसका विरोध करेंगे। तो क्या यही वो एक ऐसा विषय है जो भारतीय जनता पार्टी के संकट का कारण बन सकता है
कि अगर वो ज्यादा आरक्षण और बढ़ाने की मांग होगी तो उसकी जो ऊंची जातियों के वोट है उसे दरक सकते हैं। ये एक खतरा बीजेपी देख रही है। देखिए, आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर, ऐसे 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलता है। तो जातिगत जनगणना का एक कदम तो ये हो सकता है कि उस 27% जो आरक्षण है, उस आरक्षण का नए सिरे से बंटवारा हो पिछड़ी जातियों में। एक तो कदम ये है। दूसरा कदम ये है कि उसको ये मांग की जाए कि 27% आरक्षण को बढ़ाया जाए। पिछड़े 60% है तो 60 अगर ना मिले तो कम से कम वो 50% मिले, 40% मिले उसको, ताकि उसको और ज्यादा उसको बंटवारा किया जा सके। अब ये किस तरीके से होगा? क्या ये आंदोलन आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की तरफ जाएगा? अगर ये आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जाएगा तो इसमें फिर कानूनी लड़ाइयां होंगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और क्या क्या बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन पहला काम और बिल्कुल जरूरी काम तो ये है कि इस वक्त हाथ में जो आरक्षण है, ये लड़ाई आप करते रहिएगा, आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, लेकिन हाथ में जो आरक्षण है उसका बंटवारा जरा न्यायपूर्ण तरीके से कर लीजिए और उन जातियों को भी कुछ आरक्षण सुनिश्चित कीजिए जिन्हें संख्या बल में कमजोर और सामाजिक दृष्टि से अति कमजोर होने के कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रोहिणी कमीशन के आयोग को नरेंद्र मोदी लागू कर देते हैं तो ये जो जाति जनगणना का पूरा शगुफा है उसको वो तरह से काट सकते हैं। वो तो उन्होंने पहले इस जाति जनगणना घोषित होने से पहले लागू करना शुरू कर दिया है। देखिए, उनकी होशियारी तो ये है कि रोहिणी कमीशन के आंकड़े उनके पास है, उनको पता है कौन कितना है। मोदी जी को तो पहले ही से पता है, उन्होंने हमें आपको नहीं बताया है, केवल उनको सारी बातें मालूम है और उसी के आधार पर विश्वकर्मा योजना बन गई है। विश्वकर्मा योजना रोहिणी कमीशन के आंकड़ों के आधार पर बनी है। जो कारीगर जातियां हैं, जो बाकायदा बिल्कुल उपेक्षित रही हैं, उनके लिए एक योजना मोदी जी ने बना दी है, उनको आर्थिक मदद करने की योजना तैयार कर दी है। अगर वो मोदी जी जो मौजूदा आरक्षण है उसमें से एक कुछ प्रतिशत लेके कारीगर जातियों को देते तो वो जातियां नाराज हो जाती, इनसे प्रतिशत लिया गया है, तो वो इस चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने आरक्षण का जो मौजूदा जो विन्यास है, उस विन्यास के साथ छेड़छाड़ करने की बजाय उन्होंने जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए, जो मुख्य तौर पर कारीगर जातियां हैं, उनके लिए उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक कुछ बंदोबस्त करना शुरू किए। अच्छा, अब अगर रोहिणी कमीशन की वो रिपोर्ट जारी कर देते पहले, ये सब करने से पहले, तब फिर इस तरह की बहुत सी बातें होने लगती, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए काफी नुकसानदेह साबित होती। तो आर्थिक जनगणना कराना एक बात है, रोहिणी कमीशन भी तो एक आर्थिक जनगणना नहीं है एक तरह से, और कांग्रेस की कराई हुई आर्थिक जनगणना पहले से मौजूद है, 2011 में जो कराई थी। ये दोनों आंकड़े मोदी जी के पास हैं। रोहिणी कमीशन केवल पिछड़ी जातियों पे फोकस करती है और कांग्रेस की जनगणना तो पूरे देश में हुई थी। तो मेरा मानना है कि मोदी जी आंकड़ों के एक बहुत बड़े खजाने पे बैठे हैं और वो किसी कीमत पर उन आंकड़ों को जारी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो जारी करेंगे वैसे ही मामला उनके हाथ से निकल जाएगा और वो राजनीति होने लगेगी उसके ऊपर, उससे भाजपा की राजनीति गड़बड़ाएगी। तो वो आंकड़ों को अपनी मोनोपोली, अपनी आंकड़ों पर जारीदारी रखकर उनके आधार पर अपनी नीतियां बनाना चाहते हैं, ताकि ये साफ लगे कि उसके सारे फायदे मोदी जी के ही तरफ जाएं। भाई, विश्वकर्मा योजना बनाई है, मोदी सरकार ने बनाई है, जिसको विश्वकर्मा योजना से फायदा होगा वो मोदी जी का लाभार्थी होगा। लेकिन अगर वो आंकड़े जारी कर देते उससे पहले तो फिर ये ऐसा नहीं होता। तो मोदी जी उन आंकड़ों को रखकर अपनी राजनीति साध रहे हैं और नीतीश कुमार ने ये दिखाया है कि हम अपनी जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर देंगे ताकि उसके ऊपर खुल के बातचीत होने लगे, खुल के राजनीति होने लगे। नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में है, जो कि आमतौर पे ये मीडिया नैरेटिव आ रहा है और ये बात सच है। यहाँ मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि दरअसल सब लोगों को मांग ही करनी चाहिए कि 2011 की जनगणना के आंकड़े भी जारी किए जाएं। ये कहा गया उसमें कुछ कमियां हैं, तो बताया जाए क्या कमियां हैं। आज तक क्यों नहीं बताया गया कि उसमें क्या कमियां हैं। रोहिणी कमीशन में भी कमी है क्या? 13 बार रोहिणी कमीशन को विस्तार दिया गया है, 13 बार, एक आध बार नहीं। और वो किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया है, वो मोदी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कमीशन है।
तो अब सभी लोगों को ये मांग करनी चाहिए कि वो 2011 की जनगणना के आंकड़े भी घोषित किए जाएं और वो एक सरकार, चुनी हुई सरकार द्वारा कराई गई जनगणना है, और रोहिणी कमीशन के आंकड़े भी घोषित किए जाएं। भाई रोहिणी कमीशन केवल उत्तर प्रदेश के ऊपर नहीं है, रोहिणी कमीशन, बिहार की जनगणना तो केवल बिहार के ऊपर है। रोहिणी कमीशन के पास तो सारे देश की ओबीसी जातियों के आंकड़े हैं और किसको कितना मिल रहा है ये भी है उसके अंदर। भाई सरकार से मांग तो की जा सकती है कि सरकार ने जो अध्ययन कराया है उसकी जानकारी सार्वजनिक हो, यहां तक अदालत में चला जाना चाहिए, अदालत से दबाव पड़वाना चाहिए सरकार के ऊपर। ये मांग होनी चाहिए कि रोहिणी कमीशन के आंकड़े जारी किए जाएं, 2011 की जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं, और इससे मोदी सरकार सांसद में पड़ेगी। पता नहीं विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है। एक चीज ये है जो मैं पूछना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो काफी हद तक सच भी है, और फिर पूरी तरह सच है, पूरी तरह सच है। तो अगर वो चुनाव हारते हैं तो क्या वो किस तरीके से अपने आप को इससे बचा ले जाएंगे कि मैं फिर लोकसभा का चुनाव जीतने ही वाला हूं, या फिर इससे उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है? आपको क्या लगता है? पिछली बार 2018 में क्या हुआ था, 2018 में भी मोदी जी ने अपने आप को सामने रख के चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके पास मुख्यमंत्री थे। भाई राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया थी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह थे, और यह तीनों जगह भाजपा चुनाव हार गई। तो दरअसल उसका पूरा जो ठीकरा था इन मुख्यमंत्रियों के दरवाजे फूट गया। इस वक्त स्थिति क्या है? आप इस वक्त अब की बार जब मोदी जी चुनाव अगर हारते हैं इन तीनों राज्यों में, 2 राज्यों में तो हारने के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हार जाएंगे, छत्तीसगढ़ में हार जाएंगे, राजस्थान में बेरू बताया जा रहा है कि शायद वो नहीं हारेंगे, जीत भी सकती है बीजेपी। तो अब अगर मोदी जी जहां जहां चुनाव हारेंगे वहां पे ये कहने के लिए नहीं होगा कि साहब इनकी वजह से हार गए। अब तो सीधे सीधे से कर्नाटक में मोदी जी ने खुद को दांव पे लगाया, तो मोदी जी ने बजरंग बली वाला नारा भी दिया लेकिन चुनाव हार गए। हिमाचल प्रदेश में खुद को दांव पे लगाया लेकिन बजरंग बली वाला नारा भी, लेकिन उसके बावजूद वहां वो चुनाव हार गए, बागियों को नहीं बैठा पाए। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में उनके पास एक मुख्यमंत्री था, उसके दरवाजे पे आप ठीकरा फोड़ सकते हैं। जबकि आप ध्यान से देखिए हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे उनके अपने इलाके में मंडी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके इलाके के बाहर बुरी तरह हारी है, इसकी वजह से चुनाव हार गई हिमाचल प्रदेश में। जबकि ठीकरा उनके दरवाजे पे फोड़ा जा रहा है, वो ठीकरा दरअसल जगत प्रकाश नड्डा के दरवाजे पे फोड़ा जाना चाहिए। वो ठीकरा असल में प्रेम कुमार धूमल परिवार और जगत प्रकाश नड्डा के बीच का जो जूतम पैजार था उसके ऊपर फोड़ा जाना चाहिए और मोदी जी के ऊपर फोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो भाजपा में सर्वशक्तिमान है, तो वो कहीं भी चुनाव हार जाए उनके ऊपर कोई ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है। इन मुद्दों पर और इन पहलुओं पर आगे हम अपनी बातचीत और जारी रखेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आप नई परख से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि देश की राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक संतुलित बातचीत, सुविचारित बातचीत आपके सामने रखें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।